हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने मेटाफिज़िकल पोइट्स का चैप्टर कंप्लीट किया है, अब हम जो मेन मेटाफिज़िक पोइट हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले जॉन डन के बारे में बात करेंगे। जॉन डन, कोई भी ऐसा इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं होगा जिन्हें शायद जॉन डन के बारे में ना पता हो। जॉन डन, जिनका लाइफ स्पैन अगर हम बात करें 1572 से 1631, 1572 टू 1631, ये इनका लाइफ स्पैन है। ही वॉज बॉर्न इन लंडन इन कैथोलिक फैमिली। उनका जन्म लंदन में कैथोलिक फैमिली में हुए हैं। कम से कम ये नियर अबाउट 60-70 के करीब MCQs ही हैं। इनको बड़े ध्यान से सुनना, इन्हीं में से क्वेश्चंस क्रैक होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। और जब भी आप वीडियो सुने तो कोशिश करना आप ईयरफोन लगाकर ही सुने ताकि अच्छे से कंसेप्ट समझ आए। अगर हम जॉन डन की बात करें तो बॉर्न इनका कैथोलिक फैमिली में, नंबर 1 क्वेश्चन, इन लंदन। अगर इन 1601 में ही मैरिड एन मोर से इनकी शादी हुई थी। द नीज ऑफ हिज पैट्रन, जो इनके पैट्रन थे, पैट्रन जो इनके सरप्रस्त हम कह सकते हैं वो थे। एंड वाज इम्प्रिजन फॉर एलोपमेंट। सर रॉबर्ट ड्यूरी वॉज हिज पैट्रन। और इनको मतलब इन्होंने अपने पैट्रन की बेटी के साथ शादी की थी, नीज के साथ शादी की थी, इसीलिए इनको इम्प्रिजन किया गया था। इम्प्रिजन मतलब इनको सज़ा हुई थी। जो इनके पैट्रन थे सर रॉबर्ट ड्यूरी थे, उनके पैट्रन का नाम था। इन 1621 ही वॉज मेड डीन ऑफ सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च में वो डीन बन गए थे। हर लाइन में एक ना एक MCQ है, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ। भी वीडियोस को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी मर्जी बार देखिए, हर लाइन में एक MCQ है। बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप आवाज़ मेरी सुन ही रही हैं, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। 1621 क्या बने थे? डीन ऑफ सेंट पॉल चर्च बने थे ये। ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर बीइंग अ कैथोलिक। उस टाइम पे देखो, कैथोलिक धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये तो आप सारी कहानी आप जानते ही होगे, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं आप। तो जो कैथोलिक जो रिलीजन था वो लेना मतलब वो नहीं वैलिड था उस टाइम पे, इसलिए परसिक्यूटेड हुए एंड वाज डिबैरेड फ्रॉम टेकिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री। यहाँ तक कि उनको यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं मिली थी। एंड फ्रॉम अ पब्लिक करियर मतलब वो अपने नहीं शुरुआत कर सके थे। लेटर ही चेंज टू एंग्लिकन इन 1615 में अपने कैथोलिक धर्म को छोड़ते हुए ये अपने एंग्लिकन की तरफ हो गए। किसके ऑर्डर पर? ये किंग जेम्स वन के ये बहुत ही ज़्यादा ही चहेते थे, बहुत ही ज़्यादा मानते थे उनको। नन ऑफ हिज पोइट्री वाज पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ हैं। उनके लाइफ टाइम तक, जब तक वो जी रहे थे तब तक उनकी कोई भी पोइट्री पब्लिश नहीं हुई, कोई भी पोइट्री उनकी नहीं छपी। ही रोट सैटायर्स लिखे, एलेजीज लिखी, एपिग्राफ्स लिखे, वर्स लेटर्स लिखे, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड हॉली सोनेट्स, ये इन्होंने लिखे थे, ये ध्यान रखना। इन वन ऑफ हिज एलिगैक पोएम टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, ही कंपेयर्स द फोल्डिंग ऑफ द मिस्ट्रेस टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका। इनकी एक पोएम है, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, जिनका इन्होंने कंपैरिजन किया है
fondling of the mistress to the exploration of America. License, ये जो लाइन्स है, license my robbing hands and let them go before, behind, between, above, below. Oh my America, my Newfoundland, my kingdom, my safest when with one man. ये इनकी लाइन्स है जिसमें इन्होंने बात की है. This elegy opens with come madam come, all rest my powers defy until I labor lie. ये जो पोइम्स की स्टार्टिंग लाइन है ये ध्यान से कर लेना जो भी हैं. नेक्स्ट, अपॉन द इंस्टेंस ऑफ जेम्स वन को आप जानते हैं जिनके कहने पर इन्होंने एंग्लिकन रिलीजन को अपनाया था. कौन से ईयर में अपनाया था? 1615 में इन्होंने अपनाया था. डन एंटर्ड एंग्लिकन प्रीस्टहुड में चले गए थे. ही इज़ नोन फॉर मूविंग सरमन्स एंड रिलीजियस पोइम्स. फिर वो अपने रिलीजियस सरमन्स, रिलीजियस पोइम्स की तरफ आगे बढ़े, उसको अपनाने लगे. ही रोट 19 हॉली सोनेट्स. इन्होंने 19 हॉली सोनेट्स लिखी थी. बड़े ध्यान से सुनना, हर लाइन में कोई ना कोई MCQ है. 19 हॉली सोनेट्स लिखी. ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन मेडिटेशंस इनका वर्क है जिनमें उन्होंने 19 हॉली सोनेट्स लिखी. टाइटल ऑफ हेमिंगवेज फॉर हुम द बेल टोल्स एंड थॉमस मर्टन्स नो मैन इज एन आइलैंड आर टेकन फ्रॉम डन्स डिवाइन मेडिटेशन 17. देखो जो डन ने डिवाइन मेडिटेशन लिखी थी उसमें 19 हॉली सोनेट्स है, बट जो 17th हॉली सोनेट है इसमें से हेमिंगवे ने टाइटल ऑफ हेमिंगवे फॉर हुम्स द बेल टॉल्स एंड थॉमस मर्टन नो मैन इज आइलैंड, ये 17th सोनेट से ली गई है. इन हिज पैटर्न रॉबर्ट ड्यूरी, फॉर हिज पैटर्न, इनके जो पैटर्न थे रॉबर्ट ड्यूरी को आप भूल गए होंगे अब तक, शायद याद दिलवा देती हूँ मैं. रॉबर्ट ड्यूरी वही हैं जिनकी नीज़ के साथ इन्होंने शादी की थी. डन रॉट 2 एनिवर्सरी पोइम, उनके लिए इन्होंने 2 एनिवर्सरी पोइम्स लिखियाँ. एन एनाटमी ऑफ द वर्ड 1611 एंड द प्रोग्रेस ऑफ द साउल 1612. ये किसके लिए लिखी थी? अपने पैटर्न जो कौन थे? रॉबर्ट ड्यूरी थे. उनके लिए उन्होंने लिखी एन एनाटमी ऑफ द वर्ड 1611 एंड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द साउल 1612. ये इन्होंने लिखी थी. इन 1610 एंड 1611 ही रोट 2 एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स. आपको पता होगा ये कैथोलिक थे. फिर इन्होंने 2 एंटी क्या होता है? उनके विरोध में 2 कैथोलिक पॉलेमिक्स लिखे जो थे स्यूडो मार्टायर्स एंड इग्नेशियस द कॉन्क्लेव. स्यूडो मार्टायर्स जो इन्होंने लिखा था 1610 में लिखा था, एंड इग्नेशियस हिज कॉन्क्लेव जो इन्होंने लिखा था 1611 में लिखा था. ये बड़े ध्यान से आप ध्यान रखें. अपने जो पैटर्न रॉबर्ट ड्यूरी, उनके लिए इन्होंने 2 एनिवर्सरीज लिखियाँ. ओके, एनिवर्सरी लिखी इन्होंने एन एनाटमी ऑफ द वर्ड एंड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द साउल. एंड जो इनके एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स लिखे थे इन्होंने स्यूडो मार्टायर्स एंड इग्नेशियस हिज कॉन्क्लेव. ये इन्होंने एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स लिखी. नेक्स्ट, बेन जॉनसन क्रिटिसाइज्ड हिम. बड़े ध्यान से सुनो. बेन जॉनसन क्रिटिसाइज्ड हिम बाय सेइंग व्हाट ही से डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व्स हैंगिंग. इन्होंने बेन जॉनसन ने डन के लिए कहा था डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व्स हैंगिंग. इनको मतलब लटका देना चाहिए. इनके कहने का मतलब ये है कि इनमें एक्सेंट की कमी है. बिकॉज हिज रिदम रिजेंबल्स एज कैजुअल स्पीच. उनकी जो रिदम है वो कैजुअल
स्पीच के साथ रिजेंबल करती है। ये बेन जॉनसन्स के व्यूज़ हैं। डन सर्व्ड in the parliament as a member of parliament in 1601 and 1614. 1601 and 1614 he served as the member of the parliament. Isaac Walton wrote biography of Donne. Isaac Walton, write down the name on your notes. Isaac Walton, who is the biographer of Donne. Donne's wife Anne died in 1617. वैसे आपको पता ही होगा जॉन डन अपने वाइफ से बहुत प्यार करते थे। ड्यूरिंग आई थिंक इनकी मैरिज 1601 में हुई थी, 1617 में उनकी 1601 में इनकी मैरिज हुई थी, 1617 में इनकी डेथ हो गई। 16 ईयर ये रहे, ये आप लर्न कर लेना। 16 ईयर ये रहे इनकी वाइफ, और इन 16 ईयर के मतलब टाइम स्पैन में जो भी है इनका लाइफ स्पैन था, उसमें इन्होंने मैरिड लाइफ अगर कह सकते हैं 12 चिल्ड्रन को बॉर्न किया। और अगर हम कह सकते हैं तो उनका जो सारा टाइम गिविंग बर्थ में ही रहा। वाइल शी वॉज गिविंग द बर्थ ऑफ हर 12th चाइल्ड शी डाइड। डन मॉर्न डीपली, डन बहुत ज़्यादा ही डीपली परेशान हुए। नेचुरली है, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। रॉट ऑफ हिज लव एंड लॉस इन द 17th हॉली सोनेट। इन्होंने 17th हॉली सोनेट में इस चीज़ के लिए लेमेंट किया है, बहुत मॉर्न किया है। और आपको पता है 17th हॉली सोनेट में पहले भी इन्होंने जो लिखा था, ओके, जो इन्होंने ली थी अपने जो डिवाइन मेडिटेशंस के 17th हॉली सोनेट्स में, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने फॉर हुम द बेल टोल्स एंड थॉमस मर्टन नो मैंस लैंड ये लिए थे। ये ध्यान रखना है, 3 चीज़ें हो गई 17th मेडिटेशन वाले में, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है इन एलजी 8th he compared the gap between his lower breast to Hell's Point. ओके, इन एलजी 8th एलजी में इन्होंने अपनी लवर्स की ब्रेस्ट को एक हिल्स पॉइंट्स के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट है ही रोट एन एनाटमी ऑफ द वर्ड। अगर याद हो तो क्या है ये? एनिवर्सरी है। इन द मेमोरी ऑफ हिज पैट्रन एलिजाबेथ ड्यूरी, डॉटर ऑफ हिज पैट्रन सर रॉबर्ट ड्यूरी। He wrote a poem, a nocturne upon St. Lucy's Day, being the shortest day in 1627 on the death of his friend Lucy, Countess of Bedford, and his daughter of Lucy Dunn. इन्होंने एक पोएम लिखी थी जो थी A Nocturne upon St. Lucy's Day, being the shortest day in 1627 on the death of his friend Lucy, लूसी की जो काउंटेस ऑफ बेलफोर्ड एंड हिज डॉटर ऑफ लूसी डन के लिए लिखी थी। इन हिज सोनेट 10 की बात हो रही है। डेथ बी नॉट प्राउड, ही चैलेंजेस द बिलीफ दैट दोज हु डाई आर सेंट टू हेवन टू हिज लिव एटर्निटी, की जो मर जाता है उसको हेवन में भेज दिया जाता है। द फेमस लाइन इन दिस सोनेट इज दैट बी नॉट प्राउड दो सम कॉल दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दो आर्ट नॉट सो। दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स, दैट बी नॉट प्राउड। Donne is considered a master of metaphysical conceit
ये ध्यान रखना, मेटाफिज़िकल जहाँ भी आएगा वहाँ डन का नाम ज़रूर आएगा। बट जब तक डन खुद जी रहे थे, जॉन डन जब तक खुद जी रहे थे, उन्हें खुद ये पता ही नहीं था कि वो मेटाफिज़िकल पोएट है। वो तो बाद के जो कई राइटर्स आए, उन्होंने उनके वर्क्स पढ़े, उनके साथ उनके कंटेम्प्रेरीज़ के वर्क्स पढ़े, तो उन्होंने इन सब के वर्क्स को मिलाया, देखा, भी उनमें सेम चीज़ दिख रही थी। जैसे ऐसा वर्ड दिखाना जो है ही नहीं, मतलब ये सब कुछ चल रहा था। तो उन्होंने इनको मेटाफिज़िकल पोएट्स कहा।